थार के सुनहरे मरुस्थल में फैली रेत आज भी एक पुरानी कहानी छुपाए हुए है। एक ऐसी कहानी जिसमें बुद्धिमानी है, समृद्ध है और एक दर्द भरी विदाई। यह कहानी है कुलधरा की। एक ऐसा गांव जहां कभी खुशहाली की रोशनी बुझती नहीं थी। करीब 500 साल पहले कुलधरा केवल एक गांव नहीं था, बल्कि एक अद्भुत सभ्यता था। यहाँ रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, गणित, खगोल और जल प्रबंधन के माहिर लोग। मरुस्थल में पानी सोने से भी कीमती होता है, पर कुलधरा के लोगों ने इसे बचाने की ऐसी कला विकसित कर ली थी जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। गांव के चारों ओर छोटे छोटे बांध बनाए गए थे। बरसात का हर बूंद इन बांधों में जमा होता था। पानी धीरे धीरे बहकर नीचे के तालाबों में आता और महीनों तक पूरा गांव इसी पानी से जीता था। इसके अलावा गहरी बावड़ियां थीं, सीढ़ियों वाली कुएं जिनके तल तक जाने पर ठंडा पानी मिलता था। गर्मियों में भी ये पानी ताज़ा रहता था। गांवों में नाड़ी और तलाई नाम के बड़े तालाब थे, जहां वर्षा का पानी महीनों तक सुरक्षित रहता था। रेत का तूफान भी इन्हें नहीं भर पाता था, क्योंकि इनके चारों ओर पत्थर की ऊंची कगारें बनाई गई थीं। कुलधरा के घर भी अनोखे थे। मोटी दीवारें, ऊंची छतें और ऐसा ढांचा कि हवा भीतर आते ही घर ठंडा हो जाता था। हर घर की छत से गिरने वाला पानी पाइपों से होकर आंगन के टैंक में जमा हो जाता था। यही पानी पीने, खाने और खेती के काम आता था। इस तरह कुलधरा मरुस्थल में होते हुए भी एक हरियाली का छोटा स्वर्ग बन गया था। लेकिन जितनी शांति थी, उतना ही बड़ा तूफान आने वाला था। जैसलमेर राज्य का दीवान सलीम सिंह अपनी क्रूरता और लालच के लिए प्रसिद्ध था। उसका शासन इतना कठोर था कि लोग उसका नाम सुनकर ही कांप उठते थे। उसने पाली वालों पर भारी कर लगाया, पहले 2 गुना, फिर 3 गुना। लोग परेशान हुए, पर अपनी सभ्यता बचाए रखने के लिए चुप रहे। पर असली निर्णायक मोड़ तब आया जब उसकी नजर कुलधरा के मुखिया की बेटी रूपा पर पड़ी। रूपा सुंदर थी, शांत थी और गांव की शान थी। दीवान रूपा को चाहता था और उसने फरमान भेजा, 2 दिन के अंदर रूपा को भेज दो, वरना पूरा गांव जला दिया जाएगा। यह सुनकर कुलधरा में सन्नाटा छा गया। चौपाल में सभा बुलाई गई। बड़े, बूढ़े, युवा सब एक जगह बैठे थे। किसी ने धीमे से कहा, अगर हम इनकार करें तो दीवान गांव को जला देगा। किसी ने जवाब दिया, और अगर हामी भर दी तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। मुखिया उठे और बोले, हम अपनी बेटी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। उनकी आवाज धीमी थी पर दृढ़ थी। लंबी चर्चा के बाद एक महान निर्णय लिया गया। कुलधरा छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ कुलधरा ही नहीं, बल्कि उसके सभी 84 गांव, ताकि दीवान यह न समझ सके कि लोग कहाँ गए। यह केवल भागना नहीं था, यह एकता का प्रतीक था। एक पूरा समाज अपने सम्मान के लिए अपनी जन्मभूमि छोड़ने को तैयार था। उस रात आसमान शांत था। चांदनी हल्की थी पर हवा भारी। लोग अपने घरों पर ताले लगा रहे थे। औरतें चुपचाप सामान बांध रही थीं। बच्चे तक रो नहीं रहे थे, मानो उन्हें समझ आ गया था कि खामोशी ही उनकी रक्षा है। रूपा अपने पिता की पीठ के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, पर उसके चेहरे पर किसी सैनिक जैसी दृढ़ता थी। धीरे धीरे पूरा गांव चलने लगा, बिना शोर, बिना रोशनी। रेगिस्तान की रेत पर पैरों की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। ऐसा लगता था जैसे हवा भी उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही हो। 84 गांवों के लोग एक एक कर निकलने लगे। एक भी व्यक्ति पीछे नहीं रहा। वे अपनी धरती छोड़ रहे थे, पर अपनी इज्जत को बचा रहे थे। सुबह जब दीवान की फौज कुलधरा पहुंची तो पूरा गांव खाली था। चूल्हों की राख ठंडी थी, दरवाजे बंद थे और गलियों में गहरा सन्नाटा फैला था। यह सन्नाटा किसी युद्ध से भी अधिक डरावना था। दीवान क्रोध से चीखा, सब कहाँ गए? पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। दीवारें भी खामोश थीं, जैसे वे भी गांव के लोगों के साथ कहीं दूर जा चुकी हों। कहते हैं, जाते जाते पाली वालों ने कुलधरा को शाप दिया, यहाँ कोई नहीं बसेगा, जो बसेगा वह चैन से नहीं रहेगा। आज भी कुलधरा वीरान है। कई लोग कोशिश कर चुके, पर कोई बस नहीं पाया। कभी पानी नहीं मिलता, कभी जमीन धंस जाती है, कभी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं, रात में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, किसी घर में चूल्हा अपने आप जल उठता है और खंडहरों के बीच कुछ परछाइयां चलती दिखाई देती हैं। इतिहास यह कहता है कि कुलधरा न तो भूख से खाली हुआ, न डर से। वह खाली हुआ
सम्मान के लिए, एक सभ्यता जिसने कठिनाइयों में भी बुद्धिमानी साबित की और अंत समय में भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। आज कुलधरा सिर्फ एक खंडहर है, पर उसकी कहानी आज भी जिंदा है। रेत की हर हवा यही कहती है, सम्मान के आगे सब छोटा है। कुलधरा छोड़ देने के बाद पालीवाल लोग मरुस्थल की लंबी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। गर्मी, भूख, डर और अनजाना फ्यूचर, सब कुछ उनके साथ चल रहा था। रात के समय हवा तेज चलती और रेत उनकी आंखों में चुभती, फिर भी कोई रुका नहीं, क्योंकि अब पीछे सिर्फ खामोशी थी और आगे ही उम्मीद। रूपा धीरे धीरे अपने पिता के पास आई और बोली, पिताजी, क्या हम सच में फिर कभी अपने घर लौट पाएंगे? मुखिया ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज स्टडी थी। बेटी, ये दुनिया बड़ी है, घर बदल जाएंगे, लेकिन हमारी पहचान, हमारी वैल्यूज कभी नहीं बदलेंगी। आगे चलते हुए एक बुजुर्ग बोला, हमने पानी से लेकर घर तक हर चीज खुद सीखी। जहां भी बसेंगे सिविलाइजेशन वहीं बन जाएगी। दूसरा व्यक्ति हंसकर बोला, हम डिजर्ट में भी पैराडाइज बना सकते हैं। हम जहां भी जाएंगे वहां हरियाली खुद पहुंच जाएगी। उनकी बातें सुनकर थके हुए लोगों के चेहरे पर भी थोड़ी सी खुशी लौटी। दिन बीतते गए, रेत खत्म होती दिखी और सामने पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी थी। वहां से नीचे एक हरी घाटी दिखाई दे रही थी। एक युवा लड़का चिल्लाया, देखो पानी। सबने नीचे देखा। एक छोटे से नदी का चमकता हुआ पानी बह रहा था। लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी चमकी। एक औरत बोली, शायद ईश्वर ने हमें एक नई बिगिनिंग दी है। लेकिन मुखिया फिर भी शांत थे। वह बोले, ठहरो, हर जगह बसने लायक नहीं होती। हमें यह जानना होगा कि जमीन कैसी है, पानी कितना है और कितने समय तक रहेगा। युवा लोगों की एक टीम नीचे उतरी। उन्होंने मिट्टी छानी, पानी छका और आसपास के पेड़ों को देखा। कुछ देर बाद वे वापस आए और बोले, मुखिया जी, यह जगह सेफ है। यहाँ पानी है, मिट्टी उपजाऊ है। हम यहाँ आसानी से अपनी नई दुनिया बना सकते हैं। लोगों के चेहरों पर राहत फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे लंबी सफरिंग के बाद फाइनली एक ठिकाना मिल गया। लेकिन नया जीवन नए नियम मांगता था। लोगों ने पहले पानी के लिए छोटे छोटे बांध बनाना शुरू किया, फिर नाड़ी, फिर तलाई। बच्चे मिट्टी उठाकर लाते, बड़े लोग पत्थर लगाते। एक दिन एक बच्चा बोला, क्या हम यहाँ भी कुलधरा जैसा बड़ा गांव बना सकते हैं? उसकी माँ मुस्कुराई, हाँ बेटा, हम पालीवाल हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ सिविलाइजेशन खुद जन्म लेती है। धीरे धीरे खेत तैयार हुए, पानी बहने लगा और रेत की जगह हरा रंग दिखने लगा। एक शाम जब सब काम खत्म कर चुके थे, एक युवा लड़का दौड़ कर आया। वह हाँफते हुए बोला, मुखिया जी, कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। लोग डर गए। सबको लगा, क्या दीवान ने उनका पता लगा लिया? कुछ ही मिनटों में अजनबी लोग पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, हम आपका पीछा नहीं कर रहे, हम भी अपने गांव से भागे हुए हैं। सब चौंक गए। उन्होंने आगे कहा, सलीम सिंह सिर्फ कुलधरा नहीं, कई गांवों पर अत्याचार कर रहा है। हमने सुना कि पालीवाल लोग यहाँ नई सभ्यता बना रहे हैं। हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। मुखिया ने उनकी ओर देखा। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हमारा संघर्ष सिर्फ हमारा नहीं, हर उस व्यक्ति का है जो अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है। तुम सब हमारे साथ रह सकते हो। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कई साल बाद पहली बार उन्हें लगा वे अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे नई बस्ती एक छोटे शहर में बदल गई। पानी था, खेत थे, हरियाली थी और सबसे बड़ी बात, एकता थी। एक नई सिविलाइजेशन जन्म ले चुकी थी। रूपा ने एक बार आसमान की ओर देखा और कहा, कुलधरा भले ही पीछे छूट गया, पर उसकी आत्मा हमारे साथ जिंदा है। रेत की हवा चलती रही, लेकिन इस बार उस हवा में आंसू नहीं, बल्कि उम्मीद थी।